हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, हमारा ऑलमोस्ट 37th एपिसोड है और हमने 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने ये 10th मंथ में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे लिए बड़े गर्व का और गौरव का विषय है कि हमारी रोजी रोटी के अनइंटरप्टेड जो हमारे एपिसोड से लगातार चल रहे हैं नयन भाई के साथ में। तो आज जब हम की 10वें महीने के अंदर प्रवेश किए हैं, तो मैं नयन भाई का पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे साथ तो हैं ही और इतने लंबे समय से हमारे दर्शकों के साथ भी बने हुए हैं और उनकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो विद्वता है, उसकी रोशनी हमारे दर्शकों तक भी पहुंच रही है। तो नयन भाई, स्वागत है आपका और 37th एपिसोड में, खास तौर से रोजी रोटी के। थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपको भी मुबारक, क्योंकि ये इतनी जर्नी हम लोगों ने साथ की। जब शुरू किया था हम लोगों ने कुछ एक महीने पहले, तब सोचा नहीं था कि विदेश यात्राओं में, आपकी तबीयत नासाज होने में, बाकी की चैलेंजेस में हम लोग इसको इतना रेगुलरली और इतना लंबा टाइम कर पाएंगे। और हमारे जो दर्शक है उनका भी इतना ही हम लोगों को प्यार मिलता रहेगा। पर आई थिंक हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा ये प्रोग्राम जा रहा है। और आप तो खैर एक बेहतरीन होस्ट है, एंकर है, इतना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं इसके अलावा भी। पर मेरे लिए आपके साथ इतना जुड़ना और ये कंटिन्यूअस वीकली प्रोग्राम करना बहुत सौभाग्य की मेरे लिए भी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। और रोजी रोटी नाम भी क्लिक हो गया है लोगों के साथ में। लोगों को पसंद आता है कि हाँ, ये हमारी वास्तव में ही जो रोजाना की जिंदगी है उससे ताल्लुक रखता है। और मैं कभी कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि रोजी रोटी से अच्छा कोई नाम हो नहीं सकता था, देखा जाए तो। बिल्कुल अचानक ही बिल्कुल। मन में आया और ये हमारी रोज की रोजी रोटी का सवाल होता है। तो दर्शक मित्रों, इस हफ्ते अभी आज जो कुछ शॉक वेव्स आई हैं उसकी ये थोड़ा सा बयान करना जरूरी है। क्रूड ऑयल अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो थी $130 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और रुपया टूट के ऑलमोस्ट 77 पे आ गया है, मैं आपको बताऊं। इसके साथ ही चूंकि मार्केट की कंडीशंस बहुत वोलेटाइल हैं, तो केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है कि उसको काफी रेवेन्यू की कलेक्शन की उम्मीद थी 31 मार्च से पहले एलआईसी के आईपीओ की। अब चूंकि मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है और आज सेंसेक्स भी क्रैश हुआ है 1000 पॉइंट से ज्यादा का, तो हमें लगता है कि वो सरकार की मंशा ऐसी है कि अल्लाह जो एलआईसी का आईपीओ है वो पोस्टपोन करके नेक्स्ट ईयर पे लाया जाए। यही नहीं बल्कि उनकी जो भारत पेट्रोलियम को बेचने की जो सारी की सारी कवायद थी, वो भी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। और वो भी शायद अगले साल यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल के बाद आएगा तभी वो हो सके, क्योंकि इन चीजों को बेचने खरीदने में टेक्निकल दिक्कतें बहुत आती हैं, लीगल दिक्कतें बहुत हैं, जिनको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। और एलआईसी तो लगता है यूक्रेन के भंवर में फंस गया है, तो भारत सरकार उसे पोस्टपोन करेगी, क्योंकि लो टाइम में उसको सेल करना मुझे लगता है नुकसान का सौदा हो सकता है। नयन भाई से इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे, नयन भाई, क्रूड 130 पे यानी कि पेट्रोल के भाव 30 रुपए के आसपास पर लीटर बढ़ सकते हैं अगर सरकार उसको कैसे बढ़ाएगी, फेजेस में बढ़ाएगी या अब 30 पैसे तो नहीं बढ़ाएगी, ये तो पक्का लग रहा है, क्योंकि 30 रुपए तो 30-30 पैसे बढ़ाकर नहीं कर पाएगी वो। तो और रुपया 77 पे आ गया है। तो आप बताइए ये हालात किस ओर हमें लेकर जा रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि 150 से $200 भी जा सकता है। और कहीं खुदा ना खास्ता अगर अमेरिका ने रशिया के तेल पर बैन लगा दिया, अभी तक तो बैन उस पर लगा नहीं, सैंक्शन नहीं आया, उस पर सैंक्शन आ गई, फिर तो ये 150-200 जाने में कोई लगता है कि फिर कसर बचेगी नहीं उसमें। और शायद इसीलिए सैंक्शन लगाने से पहले वो ईरान की मार्केट को खोल लेना चाहता है। ये आज की ही खबर है। तो ईरान फेवर में आ गया सर इस टाइम, क्या कहते हैं कि रूस अपना अमेरिका के, और कल तक तो दुश्मन था। अब चूंकि रशिया का क्रूड बंद हो रहा है, गैस बंद हो रही है, तो ईरान खोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से तो एक टैप खुला रहे। आपकी पहली प्रतिक्रिया। ईरान के साथ जो अभी प्रीत हमारी अमेरिका की जो चल रही है, वो मेरे ख्याल से भय के कारण है। और वो कहते हैं भय के बिना प्रीत नहीं। तो ये जो भय है रशिया का, उसके कारण मेरे ख्याल से ईरान से बातें शुरू हो गई है। और ईरान से बातें नहीं करेंगे तो और दिक्कत आएगी। आपने कहा जैसे
यदि कहीं सैंक्शन आ गया तो और दिक्कत आएगी। और इनको पता है कि ये है, मेरे ख्याल से अमेरिका में भी आज गैस स्टेशन पे दाम जो है वो कहीं $4.5 के आसपास हो गए हैं, जो कि 20-25 साल की हिस्ट्री में ज़्यादा है। और उनके यहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो अमेरिका पे सीधा दबाव है कि रशिया पे सैंक्शन न डाले। पर मेरे ख्याल से अभी जो भाव बढ़ रहे हैं वो उसको पूरा समझ लेना हमारे रोजी रोटी के दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि रशिया का क्रूड में जो हिस्सा है वो कहीं एक्सपोर्ट में 7% है, पूरे दुनिया में जो व्यापार होता है उसमें। तो मुझे इसीलिए एक आशा थी कि ये 7% अफेक्ट होने से इतना ज्यादा प्राइस में उछाल नहीं आएगा। पर समहाउ मेरे ख्याल से सिर्फ ये डिमांड और सप्लाई का चैलेंज ना होके ये और भी थोड़ा सा गहरा प्रश्न हो गया है। एक तो वॉर टाइम हो गया है, दूसरा जो आपने कहा कि सैंक्शन नहीं है, पर मैंने अभी थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि बिना सैंक्शन के भी सैंक्शन के जैसे ही हालात हो गए हैं। तो आज कोई भी पोर्ट जो है वो रशियन कार्गो लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई जो इंडिविजुअल्स है, नेशंस है, बाकी के हैं, वो सब यदि सैंक्शन नहीं है पर वो सैंक्शन है। तो इसीलिए जैसे सरकार ने नहीं बोला है कि मैं दिनेश वोरा साहब से काम ना करूं, पर खुद लोग दिनेश वोरा साहब से काम करना थोड़ा कम कर दिया है। तो खुद सब लोगों ने, प्राइवेट पीपल हैव स्टार्टेड एंड कंट्रीज एंड पोर्ट्स हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग रशिया इन अ डिफरेंट मैनर। जो कभी कभी रशिया के प्रति आपके प्रोग्राम में मैंने आक्रोश देखा है, रशिया के लोगों में भी एक जो आक्रोश इसके सामने चल रहा है, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में जो एक आक्रोश हो रहा है उसके कारण सैंक्शन न होने के बावजूद आज रशियन क्रूड जो है वो हर जगह पहुंच नहीं रहा है। और ये जो 7% का असर मैं मान रहा हूं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, पर उसमें लोगों का एक साइकी भी इम्पोर्टेंट है। एक वॉर की संभावना के कारण लग रहा है कि ये सब बाकी की जगह पे भी कहीं ना कहीं सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होगी। और वो सब सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण मेरे ख्याल से एक जो 7%, वरना तो सीधा गणित है दिनेश वोरा साहब की, 7% आपका सप्लाई कम हो गया तो आप 7% के दाम बढ़ाइए। डिमांड और सप्लाई का नियम तो ये कहता है कि जितना ये कम होता है उतना ये पलड़ा ऊपर जाता है। पर उसमें कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने की संभावना है। और हमारे जो दर्शक है वो तैयार रहे, जैसे आपने कहा कि भाई एक प्राइस के दाम पेट्रोल के जैसे ही ये इलेक्शन खत्म हुए आज, और उसके बाद लग रहा है कि इस महीने में कहीं ना कहीं 120, 125, 30 को तो क्रॉस कर ही लेगा। सरकार के लिए भी इसकी अमर्याद सब्सिडी देना आसान नहीं है, उनके बजट पे प्रेशर है। आपने जैसे कहा LIC का IPO, और वो जो सोच रहे थे कि जहां से उनको पैसे कोई मिलने की संभावना है वो भी आज हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। LIC का IPO अभी तो लग ही नहीं रहा है कि इमीडिएट फ्यूचर में आ जाए। आपने कहा मार्केट को संभालना भी मुश्किल हो रहा है, मार्केट जो फ्री फॉल की सिचुएशन में है। आज का आपने कहा 5th कंटिन्यूअस सेशन है जबकि मार्केट इज इन रेड, 4th कॉन्जिक्यूटिव वीक है जबकि मार्केट इज इन रेड। सो ये एक ट्रेंड दिखा रहा है, सिर्फ अभी हुआ है ये बात नहीं है। दूसरा, मेरे ख्याल से इस सब के साथ इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों को पहले लग रहा था, शायद रशिया को भी लग रहा था कि ये इमीडिएटली पावर चेंज करके बाहर निकल आएंगे। अफगानिस्तान का एक एग्जाम्पल सामने था कि वहाँ एक ब्लडलेस कू में प्रेसिडेंट निकल गए और इनके जो प्रतिनिधि आ गए, पर यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा है। आपने एक प्रेसिडेंट इन वेटिंग करके तैयार रखा है इंसान को, पर ये प्रेसिडेंट छोड़ने वाले लग नहीं रहे हैं। और लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, वो भी लोगों को कह रहे हैं कि आप उसमें जुड़िए। लोगों को शस्त्र लेने की भी एक जो कंपल्शन आ गई थी वो भी उन्होंने पकड़ लिए हैं। तो एक जो अमेरिका ने कहीं कहीं बार फेस किया है जाके, उस तरह की एटलीस्ट एटमोस्फियर हो गया है कि दे आर गोइंग टू फेस रेजिस्टेंस एट ऑल लेवल्स। तो जो एक 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में खत्म होने वाला वॉर था वो अब लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा खींचेगा। और जब 12 दिन आज 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए और अभी भी लग नहीं रहा है कि कीव कल को उनकी पकड़ में आ जाएगा। तो रशिया कह रहा है कि भाई कीव को बोलो कि वो फाइट करना छोड़ दे, अब कीव बोल रहे हैं कि आप हमको छोड़ दो। तो ये जो हालात नजर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट भी जो जेलेंस्की है वो दूसरे कितने लोगों से बात कर रहे हैं
वो तो ही इज ऑप्टिमिस्टिक। वो ऐसा नहीं है कि सकपकाए से हैं, वो ऐसा नहीं है कि हारे हुए से हैं, वो ऐसा नहीं है कि हथियार फेंक के भागने के चक्कर में है। अभी तो लग रहा है कि वो एक पूरा बैटल करने की तैयारी में है। वो एलन मस्क से बात कर रहे हैं, वो दूसरों से बात कर रहे हैं, वो कई देशों से बात कर रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन में लग रहा है कि वॉर थोड़ा सा हाथ से फिसली जा रही है रशिया के, और जितना जितना टाइम लंबा चलेगा उतना उतना टाइम मेरे ख्याल से और दिक्कत आ जाएगी। और उस दरमियान आपने जैसे कहा, ये क्रूड कहाँ जाएगा, 150 पे रुकेगा, ईरान की क्या सिचुएशन होगी, उनके साथ जो एक क्रूड का सप्लाई बराबर करने की बात है वो हो पाएगी या नहीं, और इसमें कहीं 175-200 की भी संभावनाएं कई एजेंसीज ने जताई है। तो ये सिचुएशन में हमारे जो रोजी रोटी देखने वाले हैं वो एटलीस्ट इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। देखिए, कोई भी एक वॉर सिर्फ दो देशों के बीच में अभी नहीं रहती है। आप रशिया और यूक्रेन में नहीं है और आप कहीं यहाँ उल्लासनगर में हैं, तो भी आप पे असर पड़ेगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा, पर आपका जीवन भी थोड़ा सा इसके कारण डिस्टर्ब होगा। हम सबको इस बात की तैयारी रखनी है। उसके अलावा क्रिप्टो इज ऑन फ्री फॉल। जितनी रिस्कियर क्लास ऑफ असेट्स है वो सब एकदम फ्री फॉल सिचुएशन में आ गई है। तो तब थोड़ा सा अपने आप को संभालने की बात है, ध्यान रखने की बात है, कोई ना कोई तरीके से अपने रिसोर्सेज को संभालने की बात है, और आगे जो महंगाई होने जा रही है उससे अपने आप को जितना हो सके इतना बचाने की और उसके लिए तैयारी करने का वक्त सबके लिए आ गया है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कुछ चीजें दर्शकों के लिए मैं जोड़ देना चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको रियल पिक्चर का पता लग सके। कई बार हम लोग क्रूड ऑयल को $130 $150 पे आ रहा है तो हम उसका एक बहुत बड़ा हवा बना रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक रियल पिक्चर पेश कर देता हूँ। $80 के ऊपर जब प्राइस होती है तो एक चीज कहते हैं पेट्रोल और डीजल की गेट प्राइस होती है, यानी कि जो प्रोडक्शन प्राइस है जिसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। जो गेट प्राइस है वो आपके $80 पे भी ₹35 के आसपास है। मैं आपको बताऊं 35 और 40 के बीच में है। थोड़ा सा वेरिएशन रहता है पेट्रोल डीजल और कैरोसिन का, एक एक दो आगे पीछे रुपए करके होता है। 35 और 40 रुपए के बीच में गेट प्राइस है, यानी कि जिसमें टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि पेट्रोल बन के बाहर आ गया, जिसके अंदर जब क्रूड आया था तो उसकी जो कस्टम ड्यूटीज है वो इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो गेट प्राइस में $80 पे इतना है। अगर हम $130 पे आते हैं और तो भी इसका गेट प्राइस अगर डबल भी कर लेता हूं, $160 भी कर लेता हूं, तो भी इसका गेट प्राइस जो है किसी भी हालत में 65-70 रुपए से ऊपर नहीं जाता है, जो कि गेट प्राइस है। अब 70 रुपए के ऊपर सरकार कितना कमाना चाहती है, अब ये सरकार फिक्स कर ले। या तो 100-110 रुपए के अंदर लोगों को 10-10 रुपए टैक्स लेके, 10 रुपए स्टेट का, 10 रुपए सेंटर का लेके, तो और कुछ उसमें ट्रांसपोर्टेशन रहता है, कुछ कमीशन रहता है। तो अगर अपने ये फायदे कम कर ले सरकार तो भी ये रेट 110 पे चल सकता है, 100-110 पे आराम से चल सकता है। ये तो हुई पहली बात। रुपया जैसे मैंने बताया कि 77 पे आया, एक मार्जिनल उसका डिफरेंस जरूर आएगा। माइनस पॉइंट कुछ और निकल के आए हैं। डिफेंस एक्सपो कैंसिल हुआ है, मैं आपको पहले बता दूं, और इसके कैंसिल होने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है लॉजिस्टिक, वो कारण नहीं है। उसका कारण है कि सारे के सारे जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसने ये डिफेंस एक्सपो का बायकॉट किया है और वो यहाँ पर नहीं आ रहे थे। उस चक्कर में क्योंकि रशिया का वहां पेविलियन था तो वो नहीं चाहते थे कि अब रशिया के साथ खड़े नजर आए, और वो उन्होंने बायकॉट किया और भारत ने लॉजिस्टिक का बहाना लगा के उसको कहा कि हम कैंसिल कर रहे हैं। ये इंडिया की मेन इवेंट रहती है। तीसरी बात, भारत के बहुत भारी संख्या में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बिना सैंक्शन के कैंसिल हो रहे हैं यूरोप और अमेरिका से, क्योंकि वहां के जैसे जो रशियन को बायकॉट कर रहे हैं वहां की कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, उनमें से बहुत सारी गारमेंट के जो ऑर्डर्स हैं कैंसिल हो चुके हैं या पोस्टपोन हो गए हैं। उसका अंदर का रीजन वही है कि वो हिंदुस्तान से खफा है, हिंदुस्तान से गुस्सा है कि वो लगातार रशिया के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हम अगले हफ्ते एक मेजर इशू उठाएंगे जिसके अंदर सरकार दरअसल हमारे आम आदमी के ऊपर देखा जाए तो फिर से एक बोझ लादना चाहती है। सबसे ज्यादा आइटम जीएसटी में 5% के स्लैब में होती हैं, वो 8% के स्लैब में लाना चाहते हैं, और साथ में 12% का स्लैब खत्म कर देना चाहते हैं। तो सभी आइटम 18% के स्लैब में चली जाती हैं। यानी कि जीएसटी के नाम पे जो हमको एक भरोसा दिलाया गया था कि हमें ठीक वाजिब दाम पे कीमत मिलेगी, वो सारा का सारा मुलम्मा, वो सारा का सारा कवर उतर गया और एक बार फिर से हम एक हाई टैक्सेशन रेजिम में आएंगे। लेकिन जीएसटी के इशू पर हम अगले सोमवार को बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
और ये लोगों के ऊपर देखा जाए तो एक किस्म से दोबारा से टॉर्चुअस टैक्सेशन का दौर वापस आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। नयन भाई, ये आखिरी सवाल मेरे, तो अगर 77 पे हमारा रूपी है और क्रूड 130 आगे भी जा सकता है, आम आदमी क्या करे? आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी क्या उम्मीद करे सरकार से अल्टीमेटली कि आप हमें मत मारिए ये कह के, और सरकार तो पल्ला झाड़ के बैठ जाएगी, 130 है तो मैं क्या करूं, आप भरो। तो लोगों के पास कोई अथाह पैसा तो है नहीं ना, उनकी भी तो इनकम लिमिटेड है। सरकार तो नोट भी छाप सकती है, हम तो वो भी नहीं कर सकते। और सही बात है, आपके ये माध्यम से मेरे ख्याल से ये बात सरकार तक पहुंचे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त के दौर में सरकार लोगों के साथ खड़ी रहे। भाई देखिए, आप पिछले महीने से कोई भी पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, आपका $130 हुआ तब तक दाम नहीं बढ़ा, कोई भी कारण से। आप यदि उसके इलेक्शन का कारण समझ ले, पॉलिटिकल कंपल्सन समझ ले, लोगों को अभी खुश रखने की जो जरूरत है, लोगों को एटलीस्ट त्रस्त ना हो जाए उसके लिए करने की जरूरत है, वो आप यदि 1 महीना कर सकते हो तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको आगे भी आप ले जा सकते हो। और यही आप, जैसे आपने कहा भाई प्रोडक्शन कॉस्ट तो है ही नहीं, आप प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाए तो 70-80 रुपीज पे है। और यदि आप ऐसा समझिए कि भाई जैसे कोविड का वक्त था और लोगों को मलहम की जरूरत थी, ऐसा ही ये वक्त है, जबकि आप यदि इसको टोटली कनेक्ट कर देंगे क्रूड के प्राइस से, तो ये बात कहाँ पहुंचेगी? लोग क्या 150 रुपीज पे पेट्रोल डलवाएंगे? पेट्रोल और डीजल पे यदि ये सिचुएशन, तो इसकी कास्केडिंग इफेक्ट आपके यहाँ जो सब्जी आती है, एडिबल ऑयल का तो हमने अपने अगले प्रोग्राम में जिक्र किया ही था कि भाई रशिया से मेजर अपना जो बाकी का एडिबल ऑयल आ रहा है, उस सब में क्या सिचुएशन होगी? उनके दाम कितने बढ़ेंगे? बढ़ने ही लगे, बढ़ गए हैं, तो 30% तक बढ़ गए हैं। बढ़ इवन गए पाम, ऑलरेडी। इवन जो पाम ऑयल जो नहीं आता है रशिया और यूक्रेन से, उसके दाम 30% इंक्रीज हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सनफ्लावर की तो बात अलग है जो वहां से आ रहे हैं, पर जैसे आपने कहा बाकी के भी ऑयल में दाम बढ़ रहे हैं, तो ऑयल के दाम बढ़े, क्रूड के दाम बढ़े। एटलीस्ट क्रूड में मैं समझ रहा हूँ कि सरकार ने एक इंडिकेशन भी कहीं ना कहीं दिया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हालात में कैसे लोगों के साथ खड़े रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी का वक्त ऐसा है कि सरकार अपने टैक्सेस कम रखेगी और मेरे ख्याल से लोगों को जो एक बड़ी चपत है उससे बचाने की कोशिश करेगी। कहीं कहीं गुजरात के तो ऐसे गार्डियंस हैं जिनके की बच्चे वहाँ हैं, उनको बाकी की परेशानियां हैं। आपने जैसे डिफेंस एक्सपो का कहा, वो तो अहमदाबाद में हो रहा था, हमारे शहर में। और ताज्जुब ये हम लोगों को है कि होटल इंडस्ट्री समझ रही है कि मिनिमम 1000 करोड़ रुपए का जो यहाँ की अहमदाबाद और गांधीनगर की होटल इंडस्ट्री है उनको नुकसान है, क्योंकि उनके सभी बुकिंग्स बिल्कुल कैंसिल हो गए। एंड दे आर सेइंग कि कैंसलेशन का एक टर्म ये था कि यदि कैंसिल होता है तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो बहुत ही कोई कैंसलेशन मिल जाए, पर वरना बाय एंड लार्ज दे वुड हैव टू बेयर द लॉस एंड द ब्रंट। तो ये सब जो अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑलरेडी 1-2 साल थोड़ा सा अपना नुकसान सहन कर चुकी थी, और अब आगे जाके ये सिचुएशन, और उसके पहले आप समझिए वाइब्रेंट गुजरात कैंसिल हुआ तभी भी यही हालत थी। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात होने की बात थी जनवरी में, लास्ट मिनट तक वो प्रेपरेशन थी, लास्ट मिनट तक बुकिंग थी, उसके बाद कैंसिलेशन होने के कारण यहाँ की अहमदाबाद की खास करके होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और उनके साथ रिलेटेड ट्रैवल इंडस्ट्री, टैक्सीज प्रोवाइड करने वाले, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, इवेंट मैनेजर्स, उन सबको जो इससे एक थोड़ा सा झटका लगा है, मेरे ख्याल से वो एक उनको इकोनॉमिक तकलीफ देगा ही। तो उसके साथ मैं समझ रहा हूँ कि सरकार जितना हो सके इतना यदि लोगों की तकलीफों के प्रति संवेदनशील बने, अपने टैक्सेस थोड़े टाइम फॉरगो करे, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुद्दे तो और भी काफ़ी हैं, लेकिन अगले हफ्ते जीएसटी के मुद्दे के ऊपर हम आएंगे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत फास्ट डेवलपमेंट है इकोनॉमी के अंदर, और उनके ऊपर हम विस्तार से अगले हफ्ते भी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और इससे पहले हम नयन भाई का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। हर मंडे को, जैसे कि आप जानते हैं, कि हम आपके सामने रोजी रोटी लेके आते हैं, और ये आज का जो मुद्दा है, ये आपके सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, रसोई घर की जो गैस है, पीएनजी है, सीएनजी है, ये सबसे संबंधित है। और हर चीज के दाम आसमान को छूने जा रहे हैं। बस शायद आज रात से ही पहला राइज स्टार्ट हो जाए, जैसे ही 7 बजे इलेक्शन खत्म होते हैं, 6-7 बजे,
या तो आज रात को अनाउंस हो जाएगा या कल सुबह 6 बजे अनाउंस हो जाएगा। तो पहला राइज कल सुबह से आप तैयार हो जाइए कि जो सुबह 6 बजे के बाद जो राइज आएगा शायद कल सुबह से 8 तारीख से स्टार्ट हो जाए। गवर्नमेंट मे नॉट डिले इट फर्दर बाय इवन 1 डे और 24 आवर्स। तो हमें दीजिएगा आज्ञा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। जाइए अपने पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल टैंक एक बार फिल अप जरूर करवा लीजिए। आज आखिरी मौका है, क्या पता कल 10, 20, 30 रुपए महंगा मिले, तो आप जाइए अपनी गाड़ियां फुल करवा लीजिए। इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, 2-4 दिन का फायदा जरूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नयन भाई, आपका भी बहुत बहुत